पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा एसिड बेसिस सॉल्ट के बारे में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था और उसी इंट्रोडक्शन के दौरान हमने दो टॉपिक पढ़े थे, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है एसिड बेस और सॉल्ट का एक्चुअल डेफिनेशन कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको मैंने एक क्वेश्चन भी ड्रॉप किया था, वो ये था कि व्हाट अबाउट Na2O, CaO, CuO, मतलब कि मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं और जितने भी CO2, SO2, SO3 ध्यान दिया आपने, वो दोनों तीनों ही नॉन मेटलिक ऑक्साइड थे, वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, है ना। तो ये दो चीज़। और तीसरा एक और क्वेश्चन वो था कि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि OH जिसके पास होगा वो एक बेस्ड होगा, राइट। CH3OH एग्जाम्पल दिया था, CH3OH। CH3OH में आपका ये OH आयन नहीं निकलता है, तो फिर ये तो हिसाब से बेस नहीं हुआ ना। और हाँ, ये बेस नहीं होता है तो OH आयन क्यों नहीं निकलता है, तो ये भी एक क्वेश्चन था इसमें। तो आई होप सो कि आप लोगों ने इसका आंसर ज़रूर निकाला होगा, सोचा होगा। तो हम आज इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सक्सेस काउंटर में। और आज हम बात कर रहे होंगे एसिड बेसिस के बारे में। तो अपन लोग बात करते हैं एसिड्स के बारे में। आपके सामने एक ये फिगर आ रही है। फिगर क्या है? जिसमें कि एसिड को बताया जा रहा है। एसिड क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं व्हेन द ऑक्साइड ऑफ सम नॉन मेटल। याद किया था कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होंगे वो आपके वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो एक एसिड बनाए जाते हैं, ठीक है। जितने भी नॉन मेटलिक ऑक्साइड हो गए, चाहे फिर वो कौन कौन से हो गए, चाहे वो CO2 हो या SO2 हो या SO3 हो, जो भी होगा, है ना, वो सब के सब जब हम वाटर में डालेंगे तो वो एक एसिड बन जाएगा। कैसे बनेगा ये भी देख लेते हैं। अगर हमने CO2 को H2O में डिसॉल्व किया, हमारा क्या बन जाएगा? H2CO3। इट इज़ अ कार्बोनिक एसिड, है ना। अगर हमने H2O की जगह, अब CO2 की जगह हमने अगर SO2 ले लेना है या SO3 लेते हैं, तो SO3 लेते हैं हम लोग। तो अब जैसे कि बात करें हम लोग कि हम लोगों ने एसिड के बारे में आर्हीनियस और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट को पढ़ा हुआ था, तो वहाँ पर हम लोगों ने सही सारी चीज़ें जान ली कि और उनके एक्सेप्शन भी देख लिए। तो आइए अब अच्छी चीज़ें देखते हैं जो मेन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब हम लोग एसिड और बेस को कायदे से बता पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक लाइन को आप पॉज करके लिख लें, नोट कर लें, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ठीक है। क्या होता है कि जितने भी नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं और जितने भी मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आपको व्हेन द ऑक्साइड ऑफ सम मेटल दे मेक अ बेस, यानी मेटल प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्साइड, या मतलब मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनेंगे? मेटलिक ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल सोडियम की रिएक्शन अगर हमने ऑक्सीजन से करी तो क्या बन जाएगा? Na और O2 की रिएक्शन कर दी तो क्या बन जाएगा? Na2O, है ना। तो ये रिएक्शन बन जाएगी हमारी और ये क्या बन जाएगा? बेस। तो बेस को हम लोग इस तरह से बोलते हैं। सिमिलरली अब मेटल की जगह नॉन मेटल रख लो, यानी कि C+O2 गिव्स CO2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक एसिडिक इन नेचर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जितने भी नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर। मेटलिक ऑक्साइड जो होंगे वो बेसिक इन नेचर होंगे, ठीक है। तो अब सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट इन दोनों का न्यूट्रल कंपाउंड है। सॉल्ट कंटेन द मेटल एटम फ्रॉम द अल्कली एंड पार्ट ऑफ द एसिड मॉलिक्यूल। यानी कि अगर हम इसको और अच्छे से पढ़ पाएँ तो हमें यहाँ पर पता चल पाएगा कि फॉर एग्जांपल हमने HCl ले लिया, ठीक है, और NaOH ले लिया, तो क्या हुआ? अल्कली, यानी अल्कली क्या होता है? वो बेस जिसके पास OH हो, ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं अल्कली। तो इससे रिएक्शन क्या हो रही थी? रिएक्शन हो रही थी, NaCl बन रहा था, है ना, NaCl प्लस H2O। तो क्या किया गया कि हमारा Na जो है मेटल कहाँ से आया? अल्कली से, और Cl जो नेगेटिव पार्ट था वो कहाँ से आया?
वो हमारा आया एसिड से। तो ये यहाँ समझ में आया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द सॉल्ट कंटेन द मेटल एटम फ्रॉम द अल्कली, अल्कली यहाँ से मिल रहा है, एंड द पार्ट ऑफ एसिड मॉलिक्यूल, यानी बाकी बचा हुआ एसिड मॉलिक्यूल का पार्ट, वो मिलके क्या बनाता है, एक सॉल्ट बना देता है। ठीक है, अब वापस आते हैं, एसिड की बात कर रहे हैं। तो एसिड्स क्या होते हैं, एसिड प्रोटॉन डोनेट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्टर होते हैं, इनको हम लोग लेविस एसिड्स भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था लेविस आपके कॉन्सेप्ट में नहीं है, बट यहाँ एक टर्म है कि जो भी एसिड, जो भी ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, उनको हम लोग बोलते हैं एसिड्स। ठीक है, लेविस एसिड। ठीक, वहीं वहाँ पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, वो क्या होते हैं, आपके बेस होते हैं। जो OH माइनस आयन जो है वो अगर डोनेट कर सकते हैं, वो भी बेस होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, और ये बेसेस आर, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन तो बोल नहीं सकते, हाइड्रोक्सिल डोनर बोल सकते हैं भले एक बार, या प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड्स होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लेविस एसिड्स, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर लेविस बेसिस। ठीक, अब बात करते हैं कैसे हम जानेंगे कि कोई भी कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड जो है वो एक एसिड है या नहीं है। तो जनरली जो होता है, फॉर एग्जांपल जनरली जितने भी एसिड्स होते हैं वो आपके H से स्टार्ट होते हैं। आप यहाँ पर देखो HCl, H2SO4, HNO3, आपने अभी मैंने बताया था H2SO4 की जगह H2CO3 कार्बोनिक एसिड, तो वो भी हमारा क्या था, एक कार्बोनिक एसिड था, और वो भी H से स्टार्ट हो रहा था। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक तरह से H से चालू हो रहा और एसिड है। ठीक, तो हम आसानी से यहाँ से पता लगा सकते हैं। अब हाइड्रोलिसिस क्या होता है, एक सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस, यानी कि जब भी किसी नमक को हम पानी में डालते हैं तो उसको हम सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, यानी कि वही जो रिएक्शन सॉल्ट के लिए आई थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसी को उल्टा कर देना। अब यहाँ कुछ तरीके होते हैं, कौन कौन से, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो ये एक डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को भी रिफर करती है। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा तो क्या बनेगा, एक न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं कि यहाँ पर क्या बात की जा रही है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का सिंपली मीन्स है कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो जितना ज़्यादा आयन में कन्वर्ट हो जाए, मतलब कि उसे कंसंट्रेशन को रेफर किया जा रहा है। यहाँ पर एक लाइन लिखी है, स्ट्रॉन्ग रिफर्स टू डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। हम डिग्री ऑफ आयनाइजेशन तो आई एक्सपेक्ट कि आपको नहीं आता होगा, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को आप ये समझ लीजिए कि वो जितनी जल्दी अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है। ठीक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन को जितना ज़्यादा फ्लो कर पाए वो स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक, ये एक बेसिक चीज़ है जिसको आप आराम से समझ सकते हो, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का मतलब क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं एसिड रेन क्या होते हैं। एसिड रेन के बारे में हम अभी आगे पूरा पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पर ये इसकी एक एप्लीकेशन दी जा रही है कि एसिड रेन क्या होती है। ये एक आपको दिख रहा होगा कुछ कंपाउंड का आपको रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमने डाइल्यूट H2SO4 लिया और जिंक ग्रेनुल उसके नीचे रखा हुआ है। रिएक्शन हो रही है Zn प्लस H2SO4। Zn प्लस H2SO4 से क्या निकल रहा है, ZnSO4 क्या निकल रहा है, ZnSO4 प्लस H2, है ना। तो ये हमारे H2 गैस, ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा और पॉपअप साउंड के साथ आग जल जाएगी। ठीक है, और ZnSO4 जो हमें यहाँ पर सुपी सॉल्यूशन मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा है एक सॉल्ट का रिएक्शन बोल सकते हैं, किसी एसिड और बेस की रिएक्शन नहीं बोल के हम बोल सकते हैं कि मेटल की रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन ऑफ एसिड की मेटल के साथ। तो व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एन एसिड, व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एन एसिड इट फॉर्म अ मेटालिक सॉल्ट यानी ZnSO4 और H2 गैस इवॉल्व कर देती है। ठीक है, अच्छा अब वापस यहाँ पर अभी सॉल्ट पे थे, तो सॉल्ट पे आते हैं। तो रिजल्टिंग सॉल्ट जो है अगर वो एसिडिक है या बेसिक है, उसको डिपेंड करता है कि हमारा पेरेंट क्या है, वो एसिड है। ठीक है, यानी कि
HCl प्लस NaOH क्या हुआ, न्यूट्रल सॉल्ट, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस थे इसलिए न्यूट्रल सॉल्ट बना। H2SO4 प्लस NH4OH, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, NH4OH जो है वो वीक बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का कंपोनेंट क्या होगा भाई, जो स्ट्रॉन्ग है उसी पे डिपेंड, क्या लिखा है, ये डिपेंड करता है कि पेरेंट एसिड है या बेस जो कंपाउंड है वो कैसा है। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो क्या बनेगा यहाँ पर, न्यूट्रल। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनेगा, सॉरी एसिडिक सॉल्ट बनेगा। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। वही यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आएगी इतनी सी, आगे चलते हैं। यहाँ पर एसिड के एप्लीकेशन दी गए हैं कि एसिड्स क्या होते हैं, सॉर टेस्ट होते हैं, करसिव इन नेचर होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी, लिटमस जो सॉल्यूशन है वो रेड को ब्लू में ब्लू लिटमस रेड करते हैं। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, इनका पीएच जो है वो 7 से कम होगा, यानी 1 to 6। जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम एसिडिक होगा। ठीक है, ये पीएच पेपर पीएच इंडिकेटर जो बताया गया 1 से लेके 14 तक। अब आगे चलते, डिजोल्व इन वाटर अगर करेंगे तो हमारा हाइड्रोनियम आयन निकलेगा, जैसा कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ने बताया था। बेस की बात करते हैं, बेस क्या होता है, ये भी जो स्ट्रांग होंगे वो करसिव होते हैं, स्ट्रॉन्ग करसिव होते हैं। ठीक है, जल सकता है, कट सकता है, बिटर टेस्ट होते हैं, सोपी या स्लिपरी सोल्यूशन होगा। ठीक है, और ये रेड टू ब्लू करते हैं, जस्ट उसका उल्टा, ये ब्लू टू रेड, ये रेड टू ब्लू। यानी पीएच पेपर को अगर आपने ब्लू को लिया हुआ है और ब्लू को आप बेसिक सोल्यूशन में डाल रहे हो, कोई भी चेंजमेंट नहीं दिखेगा। लेकिन अगर उसको एसिडिक में डालोगे वो रेड हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने रेड को बेस में एसिड में डाला कोई चेंजमेंट नहीं होगा, और अगर उसको बेस में डालोगे चेंज हो जाएगा। आप लोग में एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमने ब्लू लिया, पहले एसिड में डालते तो रेड हो गया, अब उसी को हमने बेस में डाल दिया तो ब्लू हो गया। मेरे भाई ये स्ट्रॉन्ग अगर हुआ तो पेपर जल जाएगा। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिकली करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जब भी आप करोगे वो स्ट्रिप लेके जाओगे और एसिड में डालोगे तो हाँ कलर तो चेंज होगा लेकिन वो जल जाएगा। ठीक है, तब तक ये नहीं हो सकता, तब तक बचेगा ही नहीं। सॉल्ट की बात करते हैं, सॉल्ट इज यूज फॉर आयनिक कंपाउंड। ठीक, अब यहाँ पर अनायन और कैटायन के से मिल के बना होता है। अगर वीक एसिड वीक बेस है तो वीक सॉल्ट बनेगा। जैसे कि अगर हमने एक एसिटिक एसिड ले लिया CH3COOH, ठीक है, और NH4OH ये ले लिया, तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 COO और NH4। आप सोच सकते हो कितना वीकेस्ट कंपाउंड होगा, बहुत ही वीकेस्ट कंपाउंड होगा, जिसने क्या बनाया CH3COO NH4 बनाया, और इसका H और इसका OH बनाया, क्या बना दिया H2O। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा एक वीक सॉल्ट बनेगा, वीक एसिड और वीक बेस का। अगर इसी सॉल्ट को हम वाटर में डाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट हालांकि केवल सॉल्ट को नहीं, जितने एसिड्स होते हैं वो भी, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर होंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड होंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट एक्चुअली क्या होता है, जो अपने मोल्टेन यानी एक्वस स्टेट में कंडक्टिविटी यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन कर पाए तो उनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। एसिड्स के बारे में कुछ और प्रॉपर्टी है। एसिड डिसोसिएट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब यानी कि HCl है तो H+ और Cl- में टूटेगा, उसको तोड़ेंगे तो वो भी अलग अलग बेस में टूटेगा। हाइड्रोक्सिल ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेटल आर स्ट्रॉन्ग, यानी कि Na2O है ना, तो ये जितने भी हो गए NaOH COH का होल ट्वाइस, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जितने भी ऑक्साइड्स होंगे वो सबके साथ बेस होंगे और उनके हाइड्रोक्साइड अल्कली होंगे और वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, इनके अलावा अगर हम Al2O3 बोलें या AlOH का होल थ्राइस बोलें, वो सबके सब वीक एसिड सॉरी वीक बेस होंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट हैं, इसके बारे में ये आप पूरी इसको पॉज करके लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी पॉइंट नहीं समझ में आता आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बता सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, किसी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन के बिहाफ पे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। लेकिन अगर हम बात करें कि उनके रिसोर्सेज के बारे में,
तो हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो एसिड्स आर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। एसिड्स आर वीक एंड स्ट्रॉन्ग, दोनों ही होते हैं, ठीक है, डिपेंड अपॉन कि हम यहाँ सोर्सेज की बात कर रहे हैं और यहाँ स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या है, वीक एसिड डू नॉट आयोनाइज कम्प्लीटली, बताया था आपको स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी कि वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं हो पाएगा, इसलिए वो कंडक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं कर पाएगा, एंड हेंस इट इज़ अ वीक एसिड। इसलिए आप एसिटिक एसिड यानी विनेगर आराम से खा लेते हो, कोई कंडक्टिविटी नहीं कर सकता है इसलिए, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स, जैसे कि यहाँ पर एसिटिक एसिड दिया, फॉर्मिक एसिड, जो कि फॉर्मिक एसिड कहाँ मिलता है, चींटी के काटने पर, ठीक है, बोरिक एसिड, नाइट्रस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ये सब के सब आपको किसी लहसुन में मिलेंगे, यानी गार्लिक में, प्याज में, ऐसी जगह जगह मिलेंगे, और आप डेली पर्पस पे आप खाते हो, लेकिन आपको ये नुकसान नहीं करता है, ठीक। स्ट्रॉन्ग एसिड जो हो गया वो ये नहीं होते हैं, वो होते हैं हमारे जो लैबोरेटरी में पाए जाते हैं, HCl, HI, H2SO4, HNO3, ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। जैसे कि हार्पिक, उसमें HCl मिला होता है, H2SO4 मिला होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड, इसलिए आपको आपसे दूर रखा जाता है, ठीक है। मिनरल एसिड्स जो हैं यानी इनऑर्गेनिक एसिड्स, वो हम लोग लैबोरेटरी में बनाते हैं, अर्थ क्रस्ट से जो मिली हुई चीज़ें हम खुद बनाते हैं, ये मैन मेड एसिड्स होते हैं, ठीक है, इनके नाम एग्जाम्पल दिए गए हैं, और ये बहुत डेंजरस होते हैं, हाथ में लग जाए या कपड़े पे छू जाए, जैसा कि लिटमस पेपर पे बोला था, तो लिटमस पेपर भी टॉर्न हो जाएगा। ऑर्गेनिक एसिड बात करें, वो हमें एनिमल से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, डेड एनिमल, डेड प्लांट से निकालते हैं, ठीक है, ये नेचुरली अकरिंग होते हैं, और इनके एग्जांपल एसिटिक और साइट्रिक एसिड और ऑक्जेलिक आपको तरह तरह के फ्रूट फल में मिलते हैं, और खाना जरूरी होता है बिकॉज इट इज़ यूजफुल फॉर अस, ठीक है, नहीं खाएंगे तो दिक्कत होगी हम लोग को, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड के ऊपर पूरा ये कहावत लिखी हुई है, और आप भी पूरा पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। एसिड रेन क्या होता है, एसिड रेन, अब सपोज कर लिए कि हमने नहीं किया, मतलब ये जो क्लाइमेट है इसमें एवापोरेशन हो रहा है, बहुत अच्छा वाला एवापोरेशन हो रहा है। अब एवापोरेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस मौजूद हैं, तो क्या होता है कि जब एवापोरेशन हो रहा है तो वो वाटर के ड्रॉपलेट्स जो हैं वो गैसेस के साथ, देखिए SO2 है, NO2 है, ये हमारी गैस में मिक्स हैं। अब रेन तो ही बाद में आएगी, लेकिन पहले यहाँ से ये सारा स्मोक जा रहा है, ठीक, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, खांस रहे हैं या कुछ भी, ये दिखाने को इसकी है, वो दिखाने को इस ये है कि जितना भी स्मोक या गंदी गैसेस हैं वो सब की सब ऊपर जा रही हैं, एक समय पर इवापोरेशन हो रहा है, और इवापोरेशन होने के चक्कर में वो ऊपर जाके क्लाउड में पूरी की पूरी गैस मिल जा रही है। अब याद करिए, अपने घर में आपको हमेशा हिदायत दी जाती है कि जब भी किसी सीज़न की पहली बारिश हो, यानी कभी 2-3 महीने के बाद बारिश हो रही होती है, तो क्या कहा जाता है कि उस बारिश में नहीं नहाना चाहिए। क्यों? वो बारिश में नहाने से आपको तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि कई सारी जो गैसेस हैं, SO2, CO2, जो कि चिमनी से निकलता है फैक्ट्रियों से, वो पानी एवोपरेट जो हो रहा होता है उनसे आके क्लाउड में मिल जाता है ना, और जब पहली बारिश होती है तो सब उसी में निकल जाता है। तो वो जो पहली बारिश है उसको हम लोग बोलते हैं एसिड रेन, और ये प्लांट के लिए भी हार्मफुल होता है। अगर आप लोग में जो लोग किसान हो या आपके घर में कभी देखा हो, तो आप लोगों ने ये ज़रूर ध्यान दिया होगा कि बारिश होने के बाद आपके पापा या कोई भी जो किसान है, आपको अगर नहीं भी है तो घर में खेत होंगे, जो भी होंगे, तो वो लोग कुछ दवाइयाँ छिड़कने जाते हैं। वो दवाइयाँ क्या होती है, जो एसिड छिड़का है, या पानी के बरसने से पहले या पानी के बरसने के बाद एसिड जो बारिश के पानी के साथ आया हुआ है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो लोग बेस डालते हैं, चूने का पाउडर, ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है, और फसल खराब नहीं हो। आपके सामने एग्जाम्पल दिख रहा है, ये ताजमहल कितना खूबसूरत सा है, और ये सफ़ेद कलर का है, लेकिन यहाँ आप किस कलर का हो गया, पीला पीला। आप कहोगे ये तो एडोब फोटोशॉप से की गई है, हो सकता है ये एडोब फोटोशॉप से की गई है, और हम लोग जाते हैं तो हमको यही दिखता है, लेकिन जो आपको दिखता है ना वो भी यही चीज़ है, ये और सफ़ेद, यानी कि अब जो पहले होगा वो बहुत ही सफ़ेद हुआ करता था। इसलिए आगरा में ताजमहल के 5 किलोमीटर या कुछ 15 किलोमीटर के रेडियस में, सर्किल में, किसी भी नॉन CNG व्हीकल का जाना प्रतिबंधित है पूरी तरह से, ठीक है। अब एसिड की रिएक्शन करते हैं तो मेटल की रिएक्शन, जैसा कि आपको बताया, मेटल और एसिड रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा, मेटलिक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अगर एसिड की रिएक्शन किसी कार्बोनेट से निकालेंगे, सॉल्ट निकलेगा, CO2 निकलेगी, वाटर निकलेगा। एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल कर लेते हैं ना HCl, ठीक है,
और प्लस H2CO3 Na2CO3 कर लेते हैं। Na2CO3 क्या बनेगा? अब HCl था ना, तो 2NaCl, और यहाँ पर 2NaCl नहीं, दो यहाँ चाहिए होंगे, तो 2H क्या बन गया? CO2 प्लस H2O। सिंपल है, ठीक है। तो जैसा क्या बना, CO2 बना, H2O बना और सॉल्ट बन गया 2NaCl। तो ये होता है रिएक्शन विद कार्बोनेट। रिएक्शन में मेटल, मेटल क्या हो गया, आप इसको भी कर सकते हो, कोई भी आप एसिड रखो, कोई मेटल रखो, हाइड्रोजन गैस निकाल दो, बचा हुआ क्या होगा, बैलेंस जब करोगे तो सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। अगर अल्कली से रिएक्ट करेंगे किसी भी एसिड की, हमको पता है न्यूट्रलाइज हो जाएगा और क्या बन जाएगा, एक सॉल्ट बन जाएगा और वाटर निकलेगा, ठीक है। आप कर सकते हो वापस HCl NaOH, कोई दूसरा भी ले लो, अपने आप यही बनो। इस रिएक्शन को हम लोग एक और चीज बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सामने आ गई। अब ये एसिड है HCl, ये H है, ये Cl है, ये क्या है, Na है, ये Cl है, ठीक है। अब क्या बन गया, H2O और सॉल्ट बन गया। तो बेस और एसिड को रिएक्ट करवाया और हमारे पास बेस का क्या है, पीएच ध्यान दिया आपने 12, और इसका पीएच क्या है 2, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों को मिलाया, पीएच क्या मिल गया आपको, बेसिक मिला। यानी कि अगर ये, इसका मतलब कि बेसिक सॉल्ट बना, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ इसके कंपैरिजन में ज़्यादा थी, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग था, ये उसके कंपैरिजन थोड़ा सा वीक होगा, ठीक है। ये रिएक्शन कैसी हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। क्यों? क्योंकि इसने Na ने H को रिप्लेस किया और H ने Na को रिप्लेस किया, दोनों क्या बन गए, H2O और NaCl बन गया, ठीक है। बात समझ में आ गई रिएक्शन का। अब रिएक्शन विद बेस भी देख लेते हैं। तो बेस और मेटल को रिएक्ट करेंगे तो इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देखते चलते हैं, NaOH, ठीक है, और हम लोग Ca ले सकते हैं। तो क्या बन गया, सॉल्ट बनेगा Na2CaO2, ये क्या बन गया, सोडियम कैल्सेट प्लस हाइड्रोजन। आप इसकी जगह Zn भी दे सकते हैं, तो क्या बनता है, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। तो ये इस तरह का बनता है, यानी कि ये मेटल का इस तरह से फॉर्म बनता है जब बेस से रिएक्ट करवाते हैं हम लोग। अगर हम बात करें किसी भी बेस की नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं, तो एग्जांपल यहाँ नीचे दिया हुआ है कि हमने एक एसिड की रिएक्शन हमने नॉन मेटलिक, मेटलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करवाई है, और यहाँ पे हमें ये मिला हुआ है एसिड प्लस कार्बोनेट। ये बेस का नहीं है, एसिड का है जो इधर चलाया हुआ है। रिएक्शन विद अल्कली की बात करें तो अल्कली वापस से अल्कली किसी एसिड से रिएक्ट करेगी, जैसा कि यहाँ था वैसा ही यहाँ पर भी होगा, ठीक है, सेम वही चीज़ है, क्योंकि बात बेस एसिड से करो या एसिड बेस से करो, बात एक ही है। अब बात करते हैं, ऑल द मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ सॉल्ट एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस। क्यों? क्योंकि कुछ मेटल जो होते हैं वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये जो मेटल हैं ये हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव हैं, और डिस्प्लेस करने के लिए आप जैसे मान लो किसी को हटा रहे हो तो आपको उससे ज़्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। तो कुछ एलिमेंट हैं जो उससे ज़्यादा ताकतवर नहीं है, और इसके बाद इसलिए वो हाइड्रोजन को वहाँ से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। यानी कि हम लोगों ने जैसे पढ़ा था ना, मेटल प्लस एसिड्स गिव मेटेलिक सॉल्ट प्लस वाटर। अब अगर हमने ले लेते हैं HCl, ठीक है, और उसके साथ एग्जाम्पल जो है वो लेते हैं हम लोग Cu, तो Cu लेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, CuCl नहीं, नो रिएक्शन बनेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये होता है रीज़न, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से बेहद कम है। तो वीक बेसिस अमोनिया, कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, स्ट्रॉन्ग है बेस ये दिया होगा, कुछ एग्जांपल ये हैं। एसिड का यूज़ कहाँ होता है, कुछ कॉमन एसिड दिए गए हैं, H2SO4 का, कार बैटरी में HCl का, ये भी आप पॉज करके पूरा लिख सकते हो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। आपसे पूछा जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। एसिड बेस्ड सॉल्ट की कुछ रिएक्शन है जो कि कॉमन आप लोग को मिलती हैं, आप इसके भी नोट कर लो और ये याद कर लो, क्योंकि कुछ लोग को क्या होता है ना कि समझ में नहीं आती है, तो ये एक शुरुआत तरीका है जो आपको याद करना पड़ेगा। मैं इसके बारे में फिर से जब रिवीजन पढ़ाऊंगा तो आपको आपके क्वेश्चंस अगर बहुत सारे होंगे, मैं वो सारे क्वेश्चंस को एक जगह लिख के और वो सारे 1 to 1 समझाता हुआ बोर्ड पे दिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप ये सारी जितने भी मैंने स्लाइड्स आपको दिख रही हैं वो सारी स्लाइड्स को आपको पॉज करके पूरा नोट कर लीजिए, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो मुझे आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको ये पूरी PPT आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, ठीक है। सो टिल दैट घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें,
अपने और अपने का ख्याल रखिए। धन्यवाद। Når helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter